हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर सर, हम तो बेटर हैं। आप कहाँ हो? इतने दिन हो गए। एक्चुअली मैं पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज था, तो अभी छुट्टी मिली है, तो काफ़ी लेट हो गया यार इस बार ना। बहुत ज़्यादा लास्ट के अंदर जो ये पूरा वीक गया, बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीट हो गया इतना, और बीमार हो गया। एक दिन के लिए छुट्टी मिली, लेकिन उस दिन फिर और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर मैं गया वापस। तो मैंने वीडियो जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। ऑडियो, मतलब ऑडियो से मैंने कुछ एमसीक्यू से वो रिकॉर्ड किए थे। ओके, बट उसका स्टार्टिंग ओपनिंग में नहीं बना पाया था, तो ओपनिंग अभी मेरे को आज छुट्टी मिली है, तो मैं अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 5 यूनिट्स के एमसीक्यूज हम आज के वीडियो में जो है वो करेंगे, और अगली 5 यूनिट, जैसे आपको मालूम है 10 यूनिट है टोटल, तो आज की वीडियो के अंदर हम 5 यूनिट के एमसीक्यूज, लगभग कोई 120 एमसीक्यूज है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगली जो वीडियो होगा, अगला जो पार्ट होगा, उसके अंदर रिमेनिंग 5 यूनिट के, ठीक है ना। तो जो वीडियो है, अब आगे जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं नहीं दिखूंगा आपको, ओनली आपको स्क्रीन दिखेगी और मेरी वॉइस आपको वहां पे मिलेगी। थोड़ी बहुत उसमें डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक, मतलब देखने को सुनने को मिलेगी, तो उसको प्लीज आप अवॉइड कीजिएगा। एक्चुअली जब मैं रूम में था हॉस्पिटल में, तो वहीं पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, तो आसपास थोड़ा सा प्रॉब्लम था यार, तो उसको आप थोड़ा सा एक बार कोप अप कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, इसमें PYQs है। ओके, और उनको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसको आप देख लेना एक बार और कर लीजिए। ओके, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल डाल दूंगा। तो आज फ्राइडे है, आज अभी ये वाला पार्ट आ रहा है, और कल सैटरडे को उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ओके, अब मैं कोशिश करूंगा कि अभी 3 दिन है, 3 दिन में जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं वो करवा दूं। पता नहीं, पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब शायद मेरी लाइफ के बहुत ही जो वर्स्ट डेज है ना, वो गए हैं 10 दिन पिछले, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि ये होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि एग्जाम के टाइम पे यार, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी हम लोग करते हैं। मतलब मैं घर भी नहीं जाता था पहले, ये होता था, मतलब एग्जाम जब आता है तो ऑफिस में ही हम रहते हैं आराम से, अपना वीडियोस बनाओ एमसीक्यूज का, रिवीजन का। बट ये लास्ट का जो टाइम था, इस बार बहुत ज़्यादा हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होगी क्या ही बताएं। बट चलो, होप फॉर द बेस्ट। और अभी आप लोग जो है वो ये एमसीक्यूज लगाइए पेपर 2 कॉमर्स के। ओके, तो पहली 5 यूनिट हमने इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और स्टैट्स, इसको हमने कवर किया है। रिमेनिंग की जो 5 यूनिट है उसको अगले वीडियो में जो है मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप इसको जो है निपटा लो। ओके, बाकी का फिर सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप शुरुआत करो। थोड़ा मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा नॉइस आपको मिलेगा, तो उसको प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने एडिटर को बोल दिया था कि आप जितना हो सके आप आसपास की जो सराउंडिंग की जो वॉइस है उसको आप कम कर दीजिएगा, तो उन्होंने कोशिश करी है। बाकी फिर भी थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना। चलो, आप ये करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अब मिलते हैं आप सेकंड लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बाकी जो यूनिट है उसको करेंगे, और एक लेक्चर मैं पेपर 1 का भी बना दूंगा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो आप ये कीजिए, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू। आइए, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, डेट इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो रहेगी। आपको मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी स्लो रहेगी, तो आप थोड़ा एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिस्टर्बेंस भी हो यहाँ पे, बट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, डेट इज IB इंटरनेशनल बिजनेस। उसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये बोलते हैं व्हेन ए कंट्री करेंसी, जब एक कंट्री की जो करेंसी है वो एक्सेप्ट होती है एज ए रिजर्व करेंसी, ठीक है। रिजर्व करेंसी क्या होता है? जिस करेंसी के अंदर बेसिकली हम लोग पेमेंट करते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग रिजर्व करेंसी। मतलब रिजर्व करेंसी का मतलब बेसिकली जिस करेंसी के वो करेंसी जिसको लोग अपने, मतलब जो कंट्री जो है ना, डिफरेंट कंट्री जिसके रिजर्व मेंटेन करती है उसको बोलते हैं रिजर्व करेंसी। जैसे हम लोग डॉलर का रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं, उसको तो डॉलर को बोलेंगे हम लोग क्या? रिजर्व करेंसी। ओके, तो बोलते हैं व्हेन ए कंट्री करेंसी, जब एक कंट्री की जो करेंसी है वो एक्सेप्ट होती है एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे, तो जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, तो वो होगा जी आपका। तो देखो, जब कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे, तो जो मेन जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो किस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा? तो कंट्री की जो करेंसी है इसका लेना देना किससे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। अपने इंडिया के अंदर जो हमारा RBI ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इशू करता है टाइम टू टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोलता है कि अगर
आपकी करेंसी को, मान लो इंडिया की जो करेंसी है बोले तो रुपीस, ठीक है, तो अगर रुपीस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे, तो जो मेन कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो वो किस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से होगा? एक तो होगा जी आपका मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है, एक होगा आपका डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी से, होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो आपकी क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसी है बेसिकली, जो आपका बजटरी पॉलिसी, इससे रिस्क इससे कोई भी जो है वो आपका कन्फ्लिक्शन राइज नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल करेंसी पॉलिसी, जो आपकी एक्सटर्नल करेंसी पॉलिसी है वो आपका मैटर करेगी। दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आपकी मैटर करेगी, क्योंकि जो भी फॉरेन ट्रेड है आपके, ठीक है, तो उसका जो सेटलमेंट है वो किस में होता है? वो आपका किस में होता है? फॉरेन करेंसी में या फिर रिजर्व करेंसी में, तो ये इफेक्ट होगा। और दूसरा इनलैंड ट्रेड पॉलिसी, क्या ये प्रभावित होगी? नहीं। इनलैंड का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। तो आपकी जो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी प्रभावित होगी? नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए, सी एंड डी। आगे आइए, सेकंड क्वेश्चन जो वो बोलता है इन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिसको बोलते हैं इनको टर्म्स, ठीक है, तो बोलता है आइडेंटिफाई द वन अंडर विच द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन टेक प्लेस एट द सेलर एक्सपेंस, बायर एज्यूम द कार्गो इंश्योरेंस, इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, पेमेंट टू कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं वैसे सीपीटी। अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, जो भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, ध्यान देना, जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है तो वो किस पे लगती है? सर हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो लगती है हमारी किस पे? CIF वैल्यू पे। और जो हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो किस पे लगती है? सर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है FOB वैल्यू पे, बोले तो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे। तो यहाँ पे बोलता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में आपको आइडेंटिफाई करना है अंडर विच द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जिसके अंदर बेसिकली गुड्स की डिलीवरी किया गया टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, टेक प्लेस एट द सेलर एक्सपेंस। इसका मतलब ये है, मान लो इंडिया से कोई सामान जो है वो जाना है कहाँ पे? US से। तो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, उसने इंडिया से गुड्स को पहले भेजा अपने कस्टम पोर्ट पे, और फिर कस्टम पोर्ट पे जा करके कार्गो वाले को उसने जो है वो क्या किया? पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे कार्गो वाले को पेमेंट कर दिया, और उसके बाद अब कार्गो वाला बोले तो जो शिप वाला है वो उस गुड्स को आगे लेके जा रहा है। अब आगे का जो भी खर्चा होगा, बोले तो रास्ते का जो इंश्योरेंस है, या जब ये गुड्स US से पहुंचेगा तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना है, ठीक है, या कोई भी टैक्सेस या कोई भी रिस्क जो है वो सब किसका होगा? बायर का होगा। तो इस वैल्यू को, जो यहाँ पे वैल्यू है ना, उसको क्या बोलेंगे? मतलब FOB वैल्यू प्लस में कार्गो फ्रेट। तो इसको जब जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बनता है आपका क्या? CPT, बोले तो कैरिज पेड टू। ध्यान देना, इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा लगती है CIF वैल्यू पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमेशा जो है वो लगती है किस पे? FOB वैल्यू पे, ओके। लेकिन अगर मान लो एक्सपोर्टर ये बोल दे कि मैं आपको इंडिया से गुड्स भी क्लियर करवा के दूंगा, तो इसका मतलब जब इंडिया से गुड्स क्लियर होती हैं तो वो जो वैल्यू निकल के आती है गुड्स की, वो कौन सी होती है? FOB। और अगर एक्सपोर्टर ये बोल दे कि मैं आपको गुड्स क्लियर करवा के और जो कार्गो का जो खर्चा है वो भी मैं बियर करूंगा, समझना, कार्गो का खर्चा भी मैं उठा लेता हूं, मतलब रास्ते का जो किराया है वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो अगर FOB में मैं जोड़ दूं क्या? कार्गो का फ्रेट, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट वैल्यू इज नोन एज द CPT। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? CPT। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैरेज पेड टू। आगे आइएगा, थर्ड क्वेश्चन बोलता है सीक्वेंशियली आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग इंपैक्ट ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम ऑन द इकोनॉमीज। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको अरेंज करना है फॉलोइंग इंपैक्ट ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम जो था उसका इकोनॉमिक्स के ऊपर जो इंपैक्ट है वो कैसे, मतलब धीरे धीरे करके कैसे कैसे सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। देखो, स्टार्टिंग के अंदर कंट्रीज ने आपस में जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत के अंदर धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन लिमिटेड कैपिटल फ्लो से। तो ये तो हो गया जी आपका नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो क्या, अब जब कैपिटल फ्लो आना शुरू हुआ तो फिर कंट्री वहाँ पे थोड़ी घबरा भी गई कि अगर बाहर की कंपनीज हमारे कंट्री में आके काम करेंगी तो वो यहाँ पे कब्जा भी कर सकती है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो फिर धीरे धीरे जो है प्रोटेक्शनलिज्म एंड नेशनलिज्म का जो है प्रमोट होना स्टार्ट हुआ कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट तो कर देंगे लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में जो है वो क्या हुआ, कंट्री बाद में अपने को समझ में आया कि यार देखो, ओनली एक्सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा, हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, फॉरेन जो कैपिटल है उसका इन्फ्लो भी अपने को लाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ओपन इकोनॉमीज है उसका कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको कैपिटलिज्म भी बोलते जनरली, वो आया। फिर इसके बाद जो है वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ने जो है वो क्या किया, अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करना जो है वो स्टार्ट किया, और लास्ट में जो है वो क्या, कैपिटल फ्लो जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब एक देश से दूसरे देश में जो है FDI का फ्लो जो है वो भी क्या हुआ, बढ़ा, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ी है। तो ये आपका 5th नंबर पे। तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन से फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ द इंडियन रूपी, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से जो हमारा भारतीय रुपया जो है ना वो क्या होगा, वीक होगा। तो आपको वो पता है। सबसे पहला, रूपी पेमेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मान लो इंडिया के रुपीस को अब बाकी कंट्रीज अगर यूज करना शुरू कर दे इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट के लिए, तो क्या इससे हमारा देश का जो रुपया वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? सर वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के रुपया अगर सारे लोग यूज करना शुरू करेंगे तो हमारे रुपए की जो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो तो क्या होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने लिखा भी है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, रुपीस की डिमांड इंक्रीज होगी एंड रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो गलत हो गया। आगे, राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमको ज्यादा पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी। ये इसका फैक्टर है। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट होगा तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, तो उससे आपकी करेंसी की डिमांड कम होगी। ये भी सही है। ओपन ऑफ रुपीज वोस्टो अकाउंट, अगर आप वोस्टो अकाउंट ओपन, नोस्ट्रो अगर होता तो वैल्यू बढ़ता, लेकिन आप अगर वोस्टो अकाउंट ओपन करेंगे अपने देश के अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर जो है आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उससे भी आप हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। आगे, रूपी यूपीआई पेमेंट फॉर द ओवरसीज ट्रांजैक्शन। अगर रुपीस को आप यूज करते हो बाहर पेमेंट करने के लिए तो उससे क्या होगा, सर उसकी वजह से तो बल्कि हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगा और वैल्यू जो है वो रुपीस की क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपका गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी एंड डी। आगे आइएगा, बोलता है एक्सपोर्टिंग फर्म एक ऐसा इंटरनेशनल जो अपना बेसिकली हम बोलते हैं ना मोड ऑफ एंट्री, तो उसके अंदर हमारे 3 तरह के मोड थे। एक था ट्रेड रिलेटेड, एक था कॉन्टेक्चुअल और एक था आपका इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला था आपका ट्रेड रिलेटेड मोड। तो ट्रेड रिलेटेड मोड में ही ये बोल रहा है कि एक्सपोर्टिंग फर्म जो है उसको तो बोलते हैं राइडर, जबकि दूसरी जो फर्म है जो टारगेट कंट्री के अंदर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सपोर्टिंग फर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं करियर। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। तो इसका एग्जांपल हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना, जब फिएट कंपनी इंडिया के अंदर आई तो उसने इंडिया में आके और टाटा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज किया। तो यहाँ पे फिएट कंपनी जो विदेशी कंपनी है जब वो इंडिया के अंदर आई तो उस फिएट कंपनी को तो बोलेंगे हम लोग क्या, राइडर। वो तो राइड कर रही है, और किस पे राइड कर रही है, हमारी कंट्री की जो कंपनी है बोलते टाटा, ठीक है। तो टाटा को यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या, करियर। आगे आइए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग राउंड फॉर द मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर द WTO गेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो चैप्टर नंबर 3 जो था अपना उसके अंदर हमने पढ़ा था। ओके, तो ये टोटल मिला के जो है वो 8 राउंड हुए थे अपना, यहाँ तक के हमारे 8 राउंड थे। और फिर पहला MC मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ अपना। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जेनेवा के अंदर हुआ था 1947 में, फिर NSC में हुआ, फिर टोक्यो, फिर उसके बाद जेनेवा, फिर डीलन, फिर कैनेडी, टोक्यो, उरुगे, और आखिर जो अपना 8th राउंड था ना ये था आपका उरुगे राउंड। ठीक है ना, तो इसको आपको जो है वो अरेंज करना था। तो यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे सबसे पहले नंबर पे आएगा जेनेवा, तो है नहीं, तो सबसे पहले हो गया आपका NSC, उसके बाद में जो है फिर आएगा जब आपका टोक्यो, उसके बाद में जो है फिर आपका आएगा कैनेडी, फिर उसके बाद में आपका आएगा टोक्यो, और लास्ट में जो है वो आपका हो गया कौन सा, दोहा। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना। वैसे मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिख दिया, तो थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोला डैश एज डिफाइंड अंडर द FTA फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जिसको डिफाइन किया गया, विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, हैज द मेन एम, जो मेन एम था वो था टू मेंटोर न्यू पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑन द इंटरेस्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम सो दैट दे कैन जल इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कौन सा था, तो ये था बेसिकली गवर्नमेंट ने निर्यात बंधु स्कीम जो वो एक आपकी चलाई। ओके, तो जो डायरेक्टर जनरल है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, तो उन्होंने एक स्कीम जो वो चलाई जिसको बोलते हैं हम लोग निर्यात बंधु स्कीम। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो नए नए पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स है ना उनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मेंटोर करेंगे। ठीक है ना, उनको नेसेसरी काउंसलिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जो स्कीम चलाया गया था उसको बोलते हैं निर्यात बंधु स्कीम। सेकेंड आगे आइए, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन, इनमें से कौन सा रीजन है किसका, फॉर द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड द MNC गुड्स। ठीक है, तो आपको रीजन बताना है कि हम जो है वो कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लो डोमेस्टिक के बजाय जो है MNCs की जो गुड्स हैं उनको हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो है वो क्या है, इंक्रीज नॉलेज ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे जो है वो ICT का रोल जो है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल जो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से जब रेवोल्यूशन आपका बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, अब हमको जो है बाहर के जो प्रोडक्ट है उनकी भी नॉलेज हो रही है। तो अब हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग
बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स की जगह जो है इंटरनेशनल गुड्स को ले रहे हैं। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, नो नीड टू कंडक्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये तो गलत है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये तो आपका गलत हो गया। अगला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है, कम हो रही है, ये भी एक रीजन है। अगर ट्रांसपोर्ट सामान को मंगवाने की अगर कॉस्ट कम हो रही है तो हम जो है वो क्या करेंगे, अब जो बाहर के प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये भी रीजन है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रैवल, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी तो फिर ट्रेड तो बल्कि कम हो जाएगा। फिर अगर टेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा तो भी ट्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रीजन जो है वो क्या, ए एंड सी। आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क, इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क जो है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं XBRL। XBRL का पहले तो फुल फॉर्म देख लो, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये क्या है, ये एक फ्री, ओपन और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसके माध्यम से हम लोग एक्सचेंज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो ये एक बेसिकली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग जो है इंटरनेशनल जो हमारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है उनको आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, वो है बेसिकली आपका XBRL रिपोर्टिंग। थोड़ा देख लीजिएगा। आगे है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दे रखा है और FDI का परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट आपको बता रखा है। तो TDR प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ये तो आपका 100% जो है वो क्या, रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो है ये आपका 51% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। फिर सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन जो है 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है 49% ऑटोमेटिक रूट, 49% तक ऑटोमेटिक रूट से क्या अलाउड है। आगे, फॉर FDI के लिए इट इज आर्गू किया गया डेट लोकेशन जो है ना, मतलब आप किस कंट्री में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोकेशन का जो सिलेक्शन करते हो, तो यहां बोलता है डेट ए लोकेशन इन क्वेश्चन अट्रैक्ट करेगी FDI बिकॉज इट कंबाइन द यूनिक एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो एक तो आपको मतलब कौन कौन सी, मतलब देखो बेसिकली आप किस कंट्री के अंदर जाके जो है FDI करना पसंद करोगे जहां पे आपको जो है वो क्या मिले, एडवांटेज मिले। तो सबसे पहला एक तो ये हो गया जी आपका इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, जो आपको बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज का मतलब ये हो गया कि हमको जो है बेसिकली जब हम जाएं वहां पे, ठीक है ना, तो उसके आसपास के देशों के अंदर भी हम लोग जो है वो इजीली क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, या वहां पे भी FDI लगा पाए। अगर ये अपने को बेनिफिट मिल रहा है तो हम जाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। नॉलेज एडवांटेज नहीं, नॉलेज तो हम लेके गए यहाँ पे। ओनरशिप एडवांटेज, ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम जाएंगे तो हम ये चाहते हैं FDI लगाते इसलिए क्योंकि हम उस देश के अंदर अपनी जो है वो ओनरशिप चाहते हैं। फिर लोकेशन एडवांटेज, बिल्कुल सही बात है, जब कभी भी आप जो है वो किसी भी एरिया के अंदर जाके FDI लगाने की सोचते हो तो आप पहले ये देखते हो कि क्या मेरे को वहां पे लोकेशन बेनिफिट है या नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, EAD। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंज इन होल्डिंग ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन करेंसी बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। जैसे इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, RBI, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट के अंदर जो है वो होल्डिंग ऑफ द गुड्स एंड द फॉरेन करेंसी बाय द ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड फॉर। तो वो है जी आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो अपना जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है जो मेंटेन करता है कौन, RBI, तो उसके थ्रू जो है वो क्या होता है, ऑफिशियली जो है वो चेंज होता है आपके गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसिडर्ड एज सप्लाई फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ FDI। तो बोलता है इनमें से कौन सा, ध्यान देना, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसिडर्ड एज सप्लाई फैक्टर, इनमें से कौन किसको हम कंसिडर करेंगे एज ए सप्लाई फैक्टर जो अफेक्ट करेगा फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। तो सप्लाई फैक्टर कौन सा, सबसे पहले कस्टमर असेस, ये तो आपका डिमांड फैक्टर है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी, ये भी आपका डिमांड फैक्टर है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये आपका सप्लाई फैक्टर है, ठीक है। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ द ट्रेड बैरियर, ये आपका सप्लाई फैक्टर नहीं है, ये भी आपका डिमांड फैक्टर है। एंड लॉजिस्टिक, ये भी आपका सप्लाई फैक्टर है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, C एंड E। आगे, ये आपका ग्लोबलाइजेशन को नापने का एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं AT केयरनी इंडेक्स, और उसके वेरिएबल दे रखे, तो आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली क्या आएगा, FDI। पर्सनल इंटीग्रेशन के अंदर आएगा जहाँ आपका इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रैवल हो गया। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपका इंटरनेट के यूजर्स, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में जैसे रेटिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकेंड। दो आपको यहाँ पे असर्शन दे रखी है, ओके, दो आपको बेसिकली स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पढ़ना और बताना इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलती है बाय रिमूविंग द बैरियर, जब आप रिमूव करते हैं बैरियर्स को बिटवीन द नेशनल मार्केट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर
ट्रेडिंग एरिया, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बैरियर्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बैरियर्स को क्या कर दो, रिमूव कर दोगे, तो जो ट्रेडिंग ब्लॉक बनते हैं ना आपके, ठीक है, जैसे नाफ्टा हो गया, सार्क हो गया, तो इसके अंदर इससे क्या होगा, इसमें जब आप जो है वो बाहर की कंट्रीज को भी अगर आप अलाउ कर दोगे कि आप हमारे कंट्री में आइए और आके यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपकी कंट्री के अंदर कंपटीशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जो ट्रेडिंग एरिया वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं बल्कि कई सारे नेशन में जाके अपने सामान को बेच सकते हो। असर्शन तो करेक्ट है। रीजनिंग बोलता है इंक्रीज कंपटीशन कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म द डोमेस्टिक कंजम्पशन। नहीं, ये बात गलत है। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या कंपटीशन बढ़ने से क्या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान ही पहुंचेगा? ऐसा है क्या इससे? और क्या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या, असर्शन तो आपका करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग आपकी रॉन्ग है। आगे बोलता है जो डीजीएफटी है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, वो फैसिलिटेट करता है और प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को। इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है डीजीएफटी, एंड ये इंप्लीमेंट करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, विच द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न द डीजीएफटी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो डीजीएफटी को गवर्न करती है? वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे दिस स्टेप टू बी फॉलो बाय द फर्म वाइल स्ट्रेटेजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल एज फॉलो। तो जब कभी भी एक फर्म जो है वो ये मान लो अभी आप डोमेस्टिक फर्म हो, आप ओनली इंडिया के अंदर काम करते हो, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इंडिया के बाहर जाके काम करना स्टार्ट करें, तो आप किन किन फैक्टर को जो है वो कंसिडर करोगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले मतलब आप क्या क्या स्टेप्स है जो आप उठाओगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि वेदर टू गो ग्लोबल, क्या अपने को बाहर जाना भी या नहीं जाना। अगर आपको जाना है फिर आप देखोगे किस मार्केट में जाना है, फिर आप देखोगे कैसे एंटर करना है, फिर डिफरेंट एंट्री मोड्स जो है उनमें से आप जो है वो बेस्ट को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर चूज ए मोड ऑफ एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, डिसाइड करेंगे वेदर टू गो ग्लोबल, ठीक है। फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे किस मार्केट में एंटर करें, फिर हम डिसाइड करेंगे कब एंटर करें, फिर हम लोग जो वो डिसाइड करेंगे हाउ टू एंटर। भाई आपके पास कई सारे मोड है, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे और जो सबसे बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, चूजिंग ए मोड ऑफ एंट्री। बोलो तो फिफ्थ आंसर जो बनेगा वो थर्ड। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश होती है जिसमें हम अचीव करते हैं इकोनॉमिक गेन फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। वन सच एसोसिएशन, इनमें से एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं नाफ्टा। नाफ्टा के अंदर जो है वो 3 कंट्री है। देखो पहली बात तो नाफ्टा जो है 1994 में बनाया था, उसकी जगह जो है वो अब आ गया यूएसएमसीए, ठीक है ना। अब यूएसएमसीए के अंदर या फिर नाफ्टा के अंदर टोटल 3 कंट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है यूएसए, एक कनाडा और एक कौन सा, मैक्सिको। तो आंसर फर्स्ट। आगे विच वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर मेंबर ऑफ द एशियन। इनमें से कौन सी जो कंट्रीज हैं वो एशियन की मेंबर है? देखो एशियन जो है वो क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी बेसिकली एक आपका ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 10 मेंबर हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एशियन का मेंबर है। तो लाओस है, यस। कंबोडिया है, यस। ब्रूनी है, यस। तो आंसर फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अपने को हेल्प करते हैं क्या करने में, ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो करने में इन द डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में। तो ये क्या है, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन द ग्लोबल साउथ। ये बात बिल्कुल सही है कि कंजम्पशन जो है धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। दूसरा डायनेमिक एक्सचेंज, इंटरेस्ट इन द इन्फ्लेशन, ये तो बहुत गलत है। अगर फिक्स रेट रहेगा ना तो सही रहता है, डायनेमिक के अंदर हमेशा जो है वो क्या होता है, कम रहता है, क्योंकि वहां पे जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना ट्रेड की वो कम हो जाती है। तो ये आपका गलत हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड प्रमोटिंग रीजनल ग्रुप, बिल्कुल ये बात सही है, जो ट्रेड प्रमोशन के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जब ये बॉडी काम करेंगे तो इससे इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। फिर रेगुलेटेड कैपिटल एंड पोर्टफोलियो फ्लो, तो अगर कैपिटल या पोर्टफोलियो फ्लो को आप रेगुलेट कर लोगे, बोले तो उनके ऊपर रेगुलेशन का मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शंस अगर आप उनके ऊपर लगा लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फ्लो बल्कि कम हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये बात सही है। अगर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो उससे जो है वो क्या होगा कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका ग्रो बढ़ेगा। तो आंसर क्या, ए, सी एंड ई। आ गया ये। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बोला डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर ऑफन बीन अलाउड एंड जस्टिफाइड टू काउंटरैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिस। तो वो है जी आपका कौन सा, प्रीडेटरी डंपिंग। वो कौन सा आपका, प्रीडेटरी डंपिंग। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सेकेंड। आगे एटी केयरनी का जो आपका ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है, ग्लोबलाइजेशन को नापने का जो इंडेक्स है एटी केयरनी का, ठीक है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसमें मेजर करता है ग्लोबलाइजेशन को। इट इज बेस्ड ऑन 12 वेरिएबल ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बास्केट। तो 12 वेरिएबल है, उसको 4 बास्केट में हम डिवाइड करते हैं। एक है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक है टेक्नोलॉजिकल, एक है इकोनॉमिक और एक कौन सा आपका पर्सनल। तो आंसर सेकेंड।
द प्रॉब्लम जो है परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लगातार जो है वो क्या है आपका, मतलब आपका जो करंट अकाउंट है वो लगातार अगर डेफिसिट के अंदर है, इट कैन बी अवॉइडेड। इसको आप कैसे सही कर सकते हो, किस पॉलिसी से इसको जो है वो आप सही कर सकते हो? तो इसको हम सही कर सकते हैं सबसे पहला ये सेविंग को एनकरेज करके नहीं, बल्कि कंट्रोल करके फिजिकल डेफिसिट को। यस, अगर फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके, यस, अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट अगर हमारे बढ़ेंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है लंबे समय से जो डेफिसिट चलता आ रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर कर्टेलिंग प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी पे रोक लगाएंगे सर उससे जो बोलिए कम हो जाएगा, ठीक है। फिर रिड्यूस द डिपेंडेंसी दैट इज कॉस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ये बात एकदम जो है वो क्या सही है। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो है वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएंगी, तो उससे भी जो है वो क्या होगा, हम लोन जो है वो कम लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना, बाहर के देशों पे, तो भी हमारा डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमसे जो बनेगा वो क्या, बी, सी एंड ई। आगे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी दे रखी है, और यहाँ पे आपको थ्योरी के प्रोपाउंडर दे रखे हैं, आपको मैचिंग करना। सबसे पहला फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, ये किसने दिया, हेक्सर एंड ओलिन ने। फिर उसके बाद में है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये दिया था वर्नल डेमंड ने। फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया आपके एडम स्मिथ ने। और कॉम्पिटिटिव, कंपैरेटिव नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी जो दिया आपका माइकल पोर्टर ने। जो अगर यहाँ पे होता कंपैरेटिव जो है एडवांटेज थ्योरी, तो वो दिया था आपके किसने, माइकल पोर्टर ने नहीं, वो दिया डेविड रिकार्डो ने, ये बात ध्यान रखना। आगे द पोटेंशियल जो बेनिफिट है ऑफ द एफडीआई के टू होस्ट कंट्री इंक्लूड, अगर मान लो आपकी कंट्री में अगर बाहर से पैसा आएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला जो है वो क्या, असेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज कंपटीशन, एक तो आपको टेक्निक जो है वो बढ़िया मिलेगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा, यस। दूसरा, आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, यस। फिर इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, यस। ब्रिजिंग होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज गैप, इससे जो है वो जो फॉरेन करेंसी का जो गैप आपकी कंट्री में आ गया वो भी अब आपका जो है धीरे धीरे फिलअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आपके पास फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यस। रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वालिटी, बोलता है जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो वैसे तो आंसर ए बी सी डी बनता है, लेकिन ये 4 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन जो है वो बनेगा ए सी एंड डी। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टैरिफ बैरियर, इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो एडिक्वेटली एड्रेस करता है बाय इंडिया व्हाइल साइनिंग एफटीए विद एनी कंट्री दैट इज पोटेंशियल टू इंपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो वो है जी कौन सा, वो कौन सा बैरियर, वो है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। तो बेसिकली फाइटोसैनिटरी मेजर जो है ना, या फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन, ये है आपके एक बैरियर, ठीक है, फर्स्ट, जो बेसिकली फूड ग्रेन्स और इनके ऊपर लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ओलिन थ्योरी, जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हेक्सर ओलिन थ्योरी जो है वो बेसिकली बात करता था क्या, कि जिस कंट्री के पास में जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ए कंट्री विद ए रिलेटिव चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर जो है चीपर है, वुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एफटीए, इनमें से कौन सा जो एफटीए है उसको साइन किया गया इन फरवरी 2022 में, और वो आपका मई 2022 से फोर्स के अंदर आया, वो है आपका सिपा। सिपा बोले तो इंडिया एंड यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे, कोविड के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अपस्किलिंग अनेबलर फॉर वुमेन, वुमेन के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें फायदेमंद हुई। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया क्या, यस, मतलब फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी हो गया एक तो, ठीक है, कहीं से भी काम कर सकते हैं। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम भी है, यस। नीड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, ये बात भी सही है, टेक्निक का भी अपने को नॉलेज हुआ। एंड विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी एंड ई। सीक्वेंस फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर जो है वो कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या होगा, जब भी दो कंट्री का आपस में डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के बाद में जो है फिर क्या होगा, अगर मामला नहीं निपटा तो फिर दोनों कंट्री जो है वो क्या करेंगे, पैनल की डिमांड करेंगे डब्ल्यूटीओ से, तो पैनल रिव्यू होगा। फिर उसके बाद में जो है वो क्या होगा, अगर मामला निपट गया, ठीक नहीं निपटा तो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल के पास में जो है वो मामला जाएगा। फिर उसके बाद में जो है जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके इंप्लीमेंटेशन के बाद दूसरी जो कंट्री है वो उसके ऊपर क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका थर्ड।
अकॉर्डिंग टू द पोर्टर डायमंड, ध्यान देना यहाँ पे माइकल पोर्टर वाला वो नहीं है, ये अलग है, पोर्टर डायमंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का इनमें कौन सा फैक्टर नहीं है? रेटिंग सपोर्टिंग इंडस्ट्री होता है, यस। फर्म स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रेवेन्यू होता है, यस। डिमांड कंडीशन, यस। लेकिन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये इसका जो है फैक्टर नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ WTO, इनमें से कौन सा WTO का जो पार्ट नहीं है? WTO ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल मिला के 5 बॉडी आती है, ठीक है। IBRD उसका पार्ट है, ID उसका पार्ट है, मीका उसका पार्ट है, लेकिन BIS इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो है ना, एक तो है आपका IFCI, ठीक है, एक तो IDA हो गया, एक IBRD हो गया, एक मीका हो गया और एक IFCI हो गया और एक है ICSID। आगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है उसके अंदर क्या? देखो पहली बात तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ना तो कोई एसेट बनती है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं हम लोग क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या क्या, जैसे डेट रिलीफ टू द फार्मर, फार्मर को जो है वो उनका जो डेट था, जो उनका भुगतान था वो माफ़ कर दिया, तो क्या उससे कोई एसेट बनी? नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी कम हुई? नहीं। ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी अगर आप देते हो तो क्या सब्सिडी की वजह से आपको कोई पैसा मिलेगा? नहीं। तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर कोई ग्रांट दिया स्टेट्स को, क्या उसके बदले कुछ मिलेगा? नहीं। तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेंट्रल प्लान एलोकेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसे लगाया किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाओगे तो क्या उससे रूरल एरिया के अंदर एसेट जो है वो डेवलप होंगी? क्या रोड बनेंगी? क्या वो आपकी एसेट है? यस। तो इससे तो क्या होगा? ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सेंट्रल प्लान एलोकेशन होता है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, तो उससे भी आपकी एसेट जो जनरेट होगी, तो ये भी क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? A, B एंड C। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द थ्योरी दे रखी है इंटरनेशनल ट्रेड का और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको जो मैचिंग करना है। 4 है। सबसे पहले हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी जो वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि एक नेशन जो है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए उन गुड्स को जिसकी प्रोडक्शन करने में आपके जो कंट्री के इंटेंसिव जो आप जो आपका अबंडेंट अमाउंट में रिसोर्स है उसका क्या करें? यूज़ करें। तो ये है हेक्सचर-ओलिन थ्योरी का हो जाएगा 3rd। तो बोलता है द थ्योरी दैट a nation will export the goods whose production require intensive use of the national relatively abundant and cheaper factor, and import करेंगे उन goods को जिसके प्रोडक्शन के लिए अपने को इंटेंसिव यूज़ करना पड़ता है स्कार्स एंड द इनएक्सपेंसिव फैक्टर का। फिर आपका कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो वो क्या बोलती है? ये बोलती है द एबिलिटी ऑफ इन गुड्स मोर एफिशिएंट। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो है वो बोलती है कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड जो है कब बढ़ेगा? जब दोनों कंट्री का डिमांड पैटर्न क्या होगा? सिमिलर होगा। तो ये बोलता है दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ट्रेड अकर बिटवीन नेशन दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। मर्केनिज्म जो है वो क्या बोलता है? मर्केनिज्म थ्योरी ये बोलती है इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? इसका इट एम्स एट एक्यूमुलेट करेंगे फाइनेंशियल वेल्थ को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो वो क्या बोलती है? ये बोलती है द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू प्रोड्यूस द गुड्स मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन द एनी अदर कंट्री। आगे 2 स्टेटमेंट दे रखी है आपको। थाउजेंड ऑफ स्मॉल फर्म्स इन दी डेवलपिंग कंट्री हैव क्लोज देयर शटर बिकॉज द कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज एमएनसी। बिल्कुल सही बात है। जब से बड़ी बड़ी एमएनसी का जो है वो क्या हुआ? स्टार्टिंग हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारी छोटी फर्म्स है ना वो बंद भी हो गई हैं बहुत सारी। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। फिर बोलते हैं एमएनसी हैव प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्री बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड हेल्पिंग इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ये बात भी एकदम क्या है? सही है। जब एमएनसी आपके यहाँ पे आएगी तो उससे कंट्री, पुअर कंट्री के अंदर जो है वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपको जो है वो नई नई टेक्निक जो सीखने को मिलेगी एमएनसी से। ठीक है, ये सब ये थे 35 मेन क्वेश्चन हमारे आईबी के जो हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चन को। चलो शुरुआत करते हैं। अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको बोलता है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। एक है आपका असर्शन, एक है आपकी रीजनिंग। असर्शन ए जो है वो क्या बोलता है? ए प्रोमोटर इनवेरिएबली इज द वन हु हैज बीन एसोसिएट विद फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बोलता है प्रोमोटर वो होता है जो जुड़ा होता है किससे? कंपनी के फॉर्मेशन से। बोलता है ए प्रोमोटर इनवेरिएबली मतलब कंपल्सरी वो पर्सन होगा जो जुड़ा है कंपनी के फॉर्मेशन से, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ए इज नॉट करेक्ट। फिर बोलता है प्रोमोटर इज वन जो अंडरटेक करता है टू फॉर्म ए कंपनी विद रेफरेंस टू द गिवन ऑब्जेक्टिव एंड हु अंडरटेक द नेसेसरी स्टेप टू अकॉम्प्लिश दैट पर्पस। ये बात एकदम क्या है? सही है। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ए प्रोमोटर इनवेरिएबली मतलब कंपल्सरी बोल देना यहाँ पे। अगर ये ना होता फिर ये भी स्टेटमेंट सही दे रही, कंपल्सरी वर्ड बोल दिया तो बोलता है ए प्रोमोटर कंपल्सरी वो बंदा होगा जो जुड़ा हुआ है कंपनी के फॉर्मेशन से, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या असर्शन करेक्ट नहीं है बट रीजनिंग आपकी करेक्ट है।
आगे ABC आपको बता रखे हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्ट सेंटर है, और यहाँ पे आपको कोस्ट इनकर्ड एंड द एलोकेशन आपको अलग अलग तरीके बता रखे किस तरीके से आप इसको जो है एलोकेट करते हो। तो यूनिट लेवल जो है वो अगर एक्टिविटी सेंटर जो है वो बेस्ड है किस पे, डायरेक्ट मटेरियल एंड द लेबर कोस्ट पे। बैच लेवल जो है वो बेस्ड है किस पे, मटेरियल हैंडलिंग कोस्ट पे। प्रोडक्ट लेवल जो है वो बेस्ड है किस पे, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट पे। एंड फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी वो जो है वो बेस्ड है आपके प्लांट डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस एक्सपेंस एक्सेट्रा पे। लक्ष्मी इंडस्ट्री उसने एक शेयर इशू किया 100 रुपये का 10 रुपये प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ कितने में, 110 रुपये में, जो पेबल थे ₹20 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 20 रुपये तो है एप्लीकेशन पे मांगे गए थे, 35 रुपये अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे जो 35 रुपये मांगे गए थे उसके अंदर जो है वो प्रीमियम भी है। इसका मतलब ये है 25 रुपये तो कैपिटल के हैं और 10 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के। और जो बैलेंस था वो मांगा गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर एक्स जिसके पास 200 शेयर थे उसने पे किया ओनली द एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एंड दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिट बाय द कंपनी, और फिर कंपनी ने इस शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो इस रिगार्ड में बोलता है बाय विच अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर थे, 200, उसने कितना पेमेंट किया, उसने अभी सिर्फ 20 रुपये एप्लीकेशन के पे करे, तो टोटल मिला के कितने पैसे उसने पे करे, 200 शेयर पे 20 रुपये बोल दो 4000 रुपये। अब उसके एक शेयर को अगर फॉरफिट कर लेंगे तो जो भी उसका पैसा आया हुआ वो सारा कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। कितना पैसा आया था, 4000, तो 4 के 4000 ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4000। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है फॉर इन्वेस्टर के लिए। जब कभी आप किसी कंपनी में वैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो कौन सा रेशियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले चेक करो डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है ना, ये देखते हो, अगर ये डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। दूसरा पी रेशियो देखते हो, ये भी हम चेक करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसके बेस पर अपने को पता चलता है कि ईपीएस के मुकाबले जो है वो प्राइस कितने गुना है। फिर हम जो है वो चेक करते हैं क्या, डिविडेंड यील्ड, ये भी देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड जो डिक्लेयर कर रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो और जो आपका डेट टर्नओवर रेशियो है, ये एक्टिविटी रेशियो है, इनको हम लोग जो वो चेक नहीं करते जनरली। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ द CVPA, जो आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है। सबसे पहला, ये हम जब भी CVPA एनालिसिस करते हैं ना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि फर्म की एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन ये भी हमेशा सेम नहीं होती है। फिर बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कांस्टेंट है एट द वेरिड लेवल ऑफ सेल, नहीं, ये डिफरेंट सेल्स लेवल पे क्या अलग अलग होता है। आगे सेल्स मिक्स एंड द इन्वेंटरी लेवल हम ये कांस्टेंट मानते हैं, ये बात एकदम क्या सही है। प्रॉफिट को कांस्टेंट मानते हैं वेरिड लेवल पे, नहीं, प्रॉफिट भी जो है वो अलग अलग सेल प्राइस के ऊपर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड डी। बोलता है इन विच रेशियो, किस रेशियो के अंदर विल द रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो कंपनी को छोड़, मतलब फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसके शेयर को जो है बाकी पार्टनर जो है वो कैसे करेंगे, मतलब जब एक पार्टनर जा रहा है तो उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशियो के अंदर जो है उसको उसके शेयर ऑफ गुडविल को जो है वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, तो वो है आपका गेनिंग रेशियो। ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो वहाँ पे जो रेशियो होता है वो है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जब कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो रेशियो है ना वो बाकी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है एंड कन्वेंशन है, इट कंसीडर्ड इट रीजनेबल टू यूज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो ये बोलता है कि आपको जो भी एसेट्स है उसकी वैल्यूएशन जो है वो करनी चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, बोलते हो परचेजिंग प्राइस पे, तो वो है आपका गोइंग कंसर्न कन्वेंशन। आगे बाय रिड्यूसिंग द सेल्स प्राइस, ध्यान देना, जब हम क्या करते हैं सेल्स प्राइस को अगर आपने रिड्यूस कर दिया 80 रुपये से, आपने सेल्स प्राइस को जो है वो क्या कर दिया, रिड्यूस करके कर दिया 78, अगर आप 80 रुपये से कम करके कितना कर दोगे, 78 कर दोगे, तो सेल्स मैनेजर हैज सक्सीड, तो सेल्स मैनेजर जो है वो 1000 क्वांटिटी अब ज़्यादा बेचने के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको सक्सेस मिलेगा। तो अगर मान लो कोई कंपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आज तो है 80 रुपये, अगर 80 से कम करके कितना कर देगी, 78 कर देगी, तो वो 1000 क्वांटिटी ज़्यादा बेच सकती है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो इससे आपको क्या कंक्लूजन ले सकते हो। तो अगर आप जो है देखो, अगर आप प्राइस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो उससे आपका जो है सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो तो आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। कहाँ तो 80 में बिकना था, कहाँ पर 78 में बिक रहा है, यस अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो आपका फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले जितना बिकना था अब प्राइस की वजह से अब ज़्यादा बिकेगा, 1000 क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगा, तो वो क्या हो गया, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल। दूसरा टोटल सेल्स वेरिएंस अनफेवरेबल, नहीं। सेल्स एक्टिविटी वेरिएंस जो है ये होगा, नहीं। सेल प्राइस वेरिएंस है वो 2000 हो जाएगा अनफेवरेबल। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि पहले जितना पैसा मिलना था अब 2 रुपये से जो है वो क्या हो, कम मिलेगा। 1000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा तो बिकी, लेकिन उस पर 2 रुपये कम मिले, तो 2000 रुपये से ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए, बी एंड ई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बोलता है ABC जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसकी लिमिटेशन नहीं है। बोलता है इट इन्वॉल्व वेरियस सपोर्ट एक्टिविटी इन द प्रोसेस मेकिंग प्रोडक्ट। तो ये बल्कि लिमिटेशन नहीं है, इसका बेनिफिट है। तो फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पर आपको ROCE निकालना है, ठीक है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अब पहले अपने को EBIT निकालना है। अब अपने को यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन सा है? ये वाला नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। जो आपको नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ पे वो है कितना? 1 लाख। अब ये कैसे बनता है? हम सबसे पहले EBIT लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को तो आएगा EBT, माइनस करते हैं टैक्स को तो फिर आएगा EAT। आपको ये अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपया। अब इसको आप पहले EBIT निकाल लो 2,10,000। लेकिन आपको जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसमें ओनली बिजनेस का प्रॉफिट लेते हैं। अब यहीं पे अपने को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखी है। क्या ये बिजनेस इनकम है? नहीं, तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? ये जो आपका EBIT है वो आ गया कितना? 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप जो है टोटल एसेट ले लो, उसमें से माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटी को। तो यहाँ पे टोटल एसेट ले लिया करंट एसेट प्लस में फिक्स एसेट, और उसमें से माइनस कर दिया आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपकी लायबिलिटी है, उसको आपने क्या कर दिया? माइनस। तो यह आएगा आपका कितना? 5 लाख रुपए। ओके, तो यहाँ पे अब EBIT है 2 लाख अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना? 5 लाख इंटू में 100 करेंगे तो 40%। बोलते हैं अरेंज दिस स्टेप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। आपको जो इसको क्या करना है, बेसिकली आपको अरेंज करना है प्रोसेस कॉस्टिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, समराइज करते हैं फ्लो ऑफ द फिजिकल यूनिट्स को, ठीक है जी। इसके बाद में फिर हम लोग जो वो कंप्यूट करते हैं आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। फिर हम लोग समराइज करेंगे टोटल कॉस्ट को टू अकाउंट फॉर द वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। फिर इसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और लास्ट में असाइन करेंगे टोटल कॉस्ट टू द यूनिट कंप्लीटेड एंड टू यूनिट इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और आपको लिस्ट दे रखी है, मैचिंग करना है। सबसे पहला है आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जो है वो एक अजम्पशन है कि फर्म जो है वो लगातार चलती रहेगी। ओके, तो बोलता है एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर द फर्म अंडरगोइंग बैंकरप्सी। कंसिस्टेंट अप्रोच ये बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड को हम लगातार फॉलो करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि नॉर्मल बेसिस जो है ना, मतलब किसी भी एसेट को परचेस करें तो किस बेसिस पे उसको एंट्री करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और मटेरियल कॉन्सेप्ट ये बोलता है इट रिलेट टू द डायरेक्ट रिलेटिव साइज एंड इंपोर्टेंस ऑफ एन इवेंट और आइटम। तो कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है उनको सेपरेटली क्या करेंगे, शो करेंगे। A और B इक्वल पार्टनर है उन पार्टनरशिप के अंदर, और उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। उनकी जो कैपिटल थी वो थी 40,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ऑल एसेट आर सोल्ड, जब सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया गया और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया गया, कैश बैलेंस जो बचा वो बचा सिर्फ 80,000 रुपये। तो बोलता है आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन पे कितना हुआ होगा, ठीक है। तो बताओ कैसे इसको निकालेंगे। देखो जो उनको पैसा अभी हमने देना है वो कितना देना है, 90,000। लेकिन हमको सब कुछ पेमेंट करके जो हम अपने पास कैश बचा वो कितना बचा है, वो बचा है जी हमारा कितना, 80,000। तो इसका मतलब 10,000 का यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस हो गया होगा, जिसको पार्टनर जो है मतलब A और B पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल ऑडिट का पार्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक तो एनवायरमेंट ऑडिट के अंदर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करते हैं, यस। सोशल ऑडिट करते हैं, नहीं ये तो अलग ही होता है। कंप्लायंस ऑडिट करते हैं, यस। एनवायरमेंट ऑडिट में हम ये देखते हैं ना कि एनवायरमेंट का जो कंप्लायंस है क्या कंपनी उनको पूरा कर रही नहीं कर रही। फिर साइट प्रॉपर्टी ऑडिट करते हैं, हाँ जी। एनर्जी ऑडिट करते हैं, नहीं ये अलग से होती है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, A, C एंड D। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजनिंग। सबसे पहले बोलता है व्हेन ए पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है उसको रीवैल्यू किया जाएगा अकाउंट टू द करंट वैल्यू पे। हाँ ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। फिर दूसरा बोलता है बैलेंस शीट जो है वो शो करेगी करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, ये बात भी एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। लेकिन इसका ऊपर वाले से जो है लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट आर रीजनिंग जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। PRM 3 जो है वो पार्टनर है, रेशियो है इनका 3:2:1। 1 अप्रैल को R जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। उस दिन जो गुडविल थी फर्म की वो बोले कि हम वैल्यू करेंगे 2 ईयर परचेज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखे, इसके बेस पर फर्म की गुडविल निकालनी है। अब बोलता है ये डिसाइड किया कि शेयर जो है ना गुडविल का उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो देखो सबसे पहले आपको देखो 3 साल का जो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कैसे निकालोगे, 248 प्लस में 148 माइनस में 36 डिवाइड बाय 3, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ गया क्या गुडविल। अब इस गुडविल के अंदर आर का शेयर निकाल लो, तो आर का शेयर क्या है
2/6, तो बोले तो 80,000। अब ये जो 80,000 है ना, इस 80,000 को जो है वो पी और एम आपस में जो वो क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे। अब ये किस रेशो में लेके आएंगे, जो इनका गेनिंग रेशो है, और गेनिंग रेशो का नाम रखा हो तो जो ओल्ड रेशो वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो इनका क्या था 3:1, तो ये कितना लगेगा, मतलब 80,000 को लाएंगे 3:1 में, तो ये पी जो है वो लाएगा कितना 60,000 और एम जो है वो लेके आएगा कितना 20,000। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुमरेट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट, इनमें से कौन सा जो फीचर है किसका, मैनेजमेंट ऑडिट का। सबसे पहला, मैनेजमेंट ऑडिट में हम अप्रेज करते हैं कंपनी के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एक्शंस को, यस। इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव चेक, नहीं। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड नहीं होता। ये डायनेमिक है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, हाँ जी, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इट एंश्योर द साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस। मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 के अंदर आपको अप्रोचेस दे रखे, लिस्ट 2 के अंदर आपको दे रखे कि किसने इसको डेवलप किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच जो है इसको डेवलप किया किसने, हैकिमिन एंड जोन्स ने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच को किसने बनाया, रेंसिस लीकट ने। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच को जो वो बनाया किसने, ये बनाए थे आपका ब्रमट फ्लेमोल्स एंड पायरी ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो है वो बनाया किसने, डेविड वॉटसन ने। इन ए सिचुएशन जहां पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ओन शेयर इन ईच अदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस होल्डिंग। तो क्रॉस होल्डिंग के अंदर जब होल्डिंग कंपनी ने कुछ शेयर लेके सब्सिडरी में और सब्सिडरी ने कुछ शेयर जो है वो इन्वेस्ट करके होल्डिंग में। ए कंपनी कैन इशू शेयर एट ए डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। वैसे तो देखो कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, जनरली जो पे पब्लिक को इशू करने ना, लेकिन जैसे स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, एम्प्लॉइज को कोई शेयर दे रहे हो तो वो आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला बोलता है 2 ईयर मस्ट हैव बीन पास सिंस द डेट एट विच द कंपनी वाज अलाउड टू कमेंस बिजनेस, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। शेयर जो है जो इशू किया गया मस्ट बी द क्लास ऑलरेडी इशूड, बिल्कुल सही बात है। जो क्लास जिन क्लास ऑफ शेयर को हमने शेयर पहले ऑलरेडी इशू करे उन्हीं को आप कर सकते हो, इसका मतलब न्यू शेयर कभी भी आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, यस। फिर बोलता है जी आपका इशू मस्ट टेक प्लेस विद इन 3 मंथ में, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इशू ऑफ द शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द ऑर्डिनरी, जब भी आप ये डिस्काउंट पे शेयर इशू करोगे तो उसके लिए पहले आपको ओवर पास करना पड़ेगा, यस। रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, यस। तो आंसर बनेगा बी, डी एंड ई। मैचिंग करना है आपको, यहाँ पे शेड्यूल दे रखे कंपनी एक्ट के और आपको इसको जो है मैच करना है। शेड्यूल 3 के अंदर क्या बता रखा है, शेड्यूल 3 में बता रखा है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब बैलेंस शीट और आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे प्रिपेयर करना है, वो है शेड्यूल 3। फिर शेड्यूल 4 के अंदर बेसिकली बता रखा है अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन टू द मैनेजरियल पर्सोनल। शेड्यूल 5 के अंदर जो है वो बता रखा है आपका बेसिकली, एक मिनट, शेड्यूल 4 में ये है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल 4 में बेसिकली बता रखा है कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके कोड बता रखा है, उसकी कंडीशन बता रखी है। शेड्यूल 5 के अंदर जो है वो बता रखा है जी आपका अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन टू मैनेजरियल पर्सोनल, और शेड्यूल 7 के अंदर बता रखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के बारे में। आगे, अरेंज द स्टेप फॉर वेरिफिकेशन एवेल्यूएशन द फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय एन ऑडिटर। जब कभी अगर कोई ऑडिटर जो है किसी कंपनी के अंदर जाके जो फर्नीचर्स है या फिक्सचर्स है उनकी अगर वेरिफिकेशन करता है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप वो फॉलो करता है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो भी भाई एसेट जो भी फर्नीचर है उसका इनवॉइस वो चेक करेगा, तो वेरीफाई करेंगे रेफरेंस टू द परचेज इनवॉइस इन केस ऑफ द एसेट हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, पहले नंबर पे। फिर इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे स्टॉक रजिस्टर को, ठीक है, अगर हमने मेंटेन किया नहीं किया, कंटेनिंग द डिटेल ऑफ वेरियस आइटम परचेज। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसके ऊपर क्या चार्ज किया। फिर हम चेक करेंगे अगर कोई रिपेयर का खर्चा है तो क्या करंट ईयर के अंदर डाला या नहीं डाला। और फिर लास्ट में हम लोग जो क्या करेंगे, चेक करेंगे पेमेंट मेड, क्या हमने फर्नीचर को अगर परचेज किया तो उसके लिए पेमेंट जो है वो चेक करेंगे, और जो सप्लायर ने जो इनवॉइस हमको काट के दिया उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। विच वन ऑफ द बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन इज नॉट ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो आपको बताना है। देखो सबसे पहला, अगर किसी एसेट को एक्वायर करते हो कैसे, डायरेक्टली जो रिलेटेड है लाइबिलिटी से, मतलब लाइबिलिटी आपने पेमेंट करना था, ठीक है, और उसकी पेमेंट के लिए मतलब कोई लाइबिलिटी थी, उसकी बजाय जो है वो एसेट एक्वायर कर ली, तो वो आपका नॉन कैश है। अगर डेट को कन्वर्ट किया इक्विटी में, ये भी आपका नॉन कैश है। अगर इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो ये क्या आपका कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस जो ये बोलता है कि लाइफ जो है बिजनेस का इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट में फॉर स्टडी द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस इन ईच ऑफ द सेगमेंट, वो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। आगे, ये थे हमारे अकाउंट्स के 24 क्वेश्चन। अब हम थर्ड सेगमेंट पे आएंगे, डेट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए शुरू करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो देखो अब मोनोपोली के अंदर जो है, मोनोपोली के पास में पावर होती है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या करता है, जिसके अंदर जो है हम क्या एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग रेट चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये 3 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है ना। जो थर्ड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके अंदर बोलता है कि कौन सी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, तो बोलता है दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। आगे टाइप ऑफ इफेक्ट दे रखे और डिस्क्रिप्शन आपको मैचिंग करना है। वेबलन इफेक्ट का मतलब क्या है, वेबलन बोलता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन को। स्नोप इफेक्ट जो है वो बात करता है किसका, नेगेटिव नेटवर्क। अगर बहुत लोग उस चीज़ को परचेस करना शुरू कर देंगे ना, तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसके सामान को परचेस करना बंद कर देंगे, इसको बोलते हैं स्नोप इफेक्ट। बैंड वैगन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जब सारे लोग एक जैसे सामान को परचेस करना या सारे लोग एक जैसे सामान को बेचना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं बैंड वैगन। और लास्ट में सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम जो है वो क्या, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, रिलेटिव प्राइस में, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, हमारे कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को लेना शुरू कर देंगे, तो वो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट रेलिवेंट है फॉर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए। बोलता है रियल वर्ल्ड, कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बोलता है रियल वर्ल्ड के अंदर ना जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्जर होता है देन द किससे, इनकम इफेक्ट से। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे आइडेंटिटी, क्योंकि देखो क्या होता है कि इनकम फिर भी, अगर इनकम बढ़ेगा ना, ठीक है ना, इनकम के बढ़ने पर जो है वो इंसान फिर भी मतलब, लेकिन ये अगर जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना वो सबसे वाइडर होगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली, जो ओलिगोपोली मार्केट होती है उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द मोनोपोली फॉर्म। तो ओलिगोपोली जो फॉर्म होती है ना उसके अंदर आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एंड स्पेशलाइज इनपुट होता है आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेजर करता है अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट द फर्म कैन गिव अप बाय यूजिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अगर एक एडिशनल यूनिट को लेबर को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कैपिटल को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये बोलता है डिमिनिशिंग MRTR, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। Which of the following are relevant in deciding among different course of action? The manager need to consider the differential revenue and the cost of alternative। ठीक है, तो जब कभी भी आपको जो है वो क्या करने, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपको जो है वो कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको काम करती है। तो एक तो जब कभी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो डिसीजन जब भी लेंगे तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पर लेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि हम लोग एडिशनल, मतलब प्रोजेक्ट की वजह से जो एडिशनल खर्चा रहा है उनको हम कंसीडर करते हैं। दूसरा फिक्स कॉस्ट या संक कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। MR और MC के बेस पर जो है हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, नहीं MR MC का नहीं होता, बल्कि इंक्रीमेंटल बोलते हैं वहाँ पे। जब भी डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल बेसिस पे हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। और इकोनॉमिक डिसइकोनॉमिक्स देखते हैं स्केल का, नहीं ये भी गलत है। तो आंसर बनेगा A and D। अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो सबसे पहले गिवन, उसके बाद होता है इन्फीरियर, फिर नेसेसिटी, फिर नॉर्मल और फिर लग्जरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब जो नेगेटिव डिमांड है वो है किसका, आपके इन्फीरियर गुड्स का। इसके बाद आएगा आपका क्या, नेसेसिटी, ये आपका लगभग जीरो हो जाती है यहाँ पे इलास्टिक डिमांड। फिर उसके बाद में आपका नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स, इसकी जो EDF पॉजिटिव होती है। फिर आएगा आपका सर्विसेज, और लास्ट के अंदर जो है वो क्या आएगा आपका लग्जरी। इस यहाँ पे आपका इलास्टिक डिमांड सबसे हाईली जो आपका वो होती है, इलास्टिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रिविलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको मार्केट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ओलिगोपोली। हर्फिंडल इंडेक्स दे रखा है और यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। देखो ये इंडेक्स बेसिकली किसकी बात करता है, ये बताता है मार्केट कंसंट्रेशन का। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया कि मार्केट कितने कंसंट्रेटेड है, मतलब ये है मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले या कम लोग हैं। ओके, तो अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि मार्केट के अंदर जो है अगर ये काम करने वाले लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग 0 के बराबर आती है, ठीक है। तो जब मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव होती है तो इसकी वैल्यू क्या, 0 के, और जब इसकी वैल्यू 10,000 के आसपास है इंडेक्स पहुँच जाए, ठीक है, 2500 से 10,000 की लिमिट होती है, वैसे आपको मैंने एक्स्ट्रा के अंदर करवाया था। तो यहाँ पे आपका जो ओलिगोपोली मार्केट ऐसी है जहाँ पे जनरली वो मोनोपोली जैसी बन गई है, ठीक है, मतलब कार्टल बन गया है। एक ही बंदा जो है उसने, मतलब वहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इनकी रेंज थोड़ा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टू बी इंक्रीज
किन वजह से जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी? तो सबसे पहला, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, यस। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी, यस। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम होगी। नंबर ऑफ सब्सिट्यूट अगर हमारे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारा जो गुड्स है उसके अगर नंबर ऑफ सब्सिट्यूट बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी नहीं। और अगर टेस्ट जो है कमोडिटी का वो बढ़ जाएगा तो फिर ज़्यादा लोग उसको परचेज करना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट से इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि कंज्यूमर जनरली जो स्पेंड करता है सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ऑन द एनी वन कमोडिटी, कम्युनिटी नहीं है, कमोडिटी। आगे एम्पिरिकल स्टडी ये इंडिकेट करते हैं कि लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो जनरली कैसा होता है आपका, एल शेप का, ठीक है ना। किस तरीके के होते हैं, एल शेप के। ये एम्पिरिकल स्टडी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कैसा रहेगा आपका, एल शेप का। वैसे यू शेप के होते हैं लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है वो क्या, एल शेप की। जैसे जैसे आपको मोर एंड मोर इकोनॉमिक्स मिलेगा तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। और वो धीरे धीरे कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, जो मॉडर्न अप्रोच है। आगे अजम्पशन जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का, उसके अंदर क्या कहेगा, तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो क्या मानती थी, वो ये मानती थी सबसे पहले कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की कोई कॉस्ट नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप एक गुड्स को जो है वो इंडिया से परचेस करो चाहे यूएस से परचेस कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होगी, नील होगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बाहर से अगर कोई गुड्स को अगर क्या करते हो, परचेज या सेल करते हो तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, सी एंड ई। आगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, बोलता है किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा सामान नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक में होते हैं, ओलिगोपोली के अंदर भी होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं और एक दूसरे सब्स्टिट्यूट होते हैं, ड्यूओपोली में भी होते हैं लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है। आगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंटेस्टेबल मार्केट विगरस कंपटीशन कैन टेक प्लेस इवन अमंग फ्यू सेलर इफ, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होगा अगर क्या हो, अगर एंट्री बैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे। इसका मतलब कोई भी फर्म आ सकती है और जो कोई भी फर्म छोड़ के जा सकती है, तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही क्या होगा, हाई होगा। तो ये किसकी वजह से होगा, अगर एंट्री और एग्जिट बैरियर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अगर एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है इन द ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, इन विच ऑर्डर फर्म एड्रेस फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, तो फर्म जो है वो कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले फर्म जो है वो ये देखेगी कि हमको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से कितना खतरा है, फिर फर्म जो है वो देखेगी नई एंट्री से कितना खतरा है, फिर देखेगी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, फिर देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और लास्ट में हम लोग जो वो चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ द राइवल फर्म। तो ये जो डायमंड पोर्टर मॉडल है वो उसकी बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ द गुड्स से रखा है और आपको डिमांड इलास्टिसिटी बतानी है। इन्फीरियर गुड्स में कैसी होती है, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो है वो क्या, पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या होती है, नेगेटिव। और लग्जरी के अंदर क्या, ग्रेटर देन यूनिटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक नैरेटिव रिलेट्स द ट्रेड बिटवीन एनी टू कंट्री ऑन द साइन ऑफ देयर इकोनॉमिक्स, तो वो क्या है, ग्रेविटी मॉडल। ये बोलता है कि अगर दो इकोनॉमी एक जैसी है ना तो उनके बीच में ट्रेड भी क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी मॉडल है। बोलता था प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड का वो ग्रेटर मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आपको जो है, जो आप सामान परचेज कर रहे थे, ठीक है, अगर उस सामान का जो आपको सब्स्टिट्यूट मिल गया तो क्या अब आप पहले वाले को परचेज करोगे अगर आपको सस्ते में मिलेगा, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है ना वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, या ग्रेटर एंड मोर एंड ग्रेटर होगी, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ये बात सही है। फिर बोलता है नॉर्मल गुड्स जिसके लिए इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है आर कॉल्ड लग्जरी, वाइल दोज नॉर्मल गुड्स फॉर विच इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1 आर कंसिडर्ड नेसेसिटी। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट। प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल, अगर आपने प्राइस जो है उसकी लिमिट एक सेट करी कहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे नीचे अगर आपने प्राइस जो वो क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। मतलब नॉर्मल रेट होना चाहिए 100 रुपये, लेकिन आपने रेट रख दिया मान लो 80 रुपये, तो उससे क्या होगा। अब अगर आप कम रेट रखोगे तो लोग ये सोचेंगे कि यार देखो ये नॉर्मल रेट तो उसका 100 होना चाहिए, तो लोग जो है वो क्या करेंगे, उसका ब्लैक मार्केटिंग, उसको जो है होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, उसकी कालाबाजारी करना स्टार्ट कर देंगे, और उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, मार्केट के अंदर कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब लोग क्या स्टॉक कर लेंगे उसको, और जब रेट बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइस इक्विपमेंट प्राइस तो 100 रुपये है, तो जब 100 होगा तो फिर उसको बेचना शुरू करेंगे। तो बोलता है अगर आप जो है इक्विपमेंट प्राइस से जो है वो नीचे का रेट डिसाइड करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा, शॉर्टेज होगा कमोडिटी का, एंड होर्डिंग ऑफ द कमोडिटी। Brewing financial stress endangering the economic stability in developed economies is the immediate consequence of which of the following, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा।
फिर व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउ करती है मैनी फर्म को टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन द मार्केट विच मार्केट सेक्टर रिप्रेजेंट बेटर यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्स, तो वो तो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द MRP बोलते हो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट MR एंड MC व्हेन इट पेज फॉर द फर्म टू एक्सपेंड द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट, ठीक है। तो किस टाइम पे आप करोगे अगर आपका मार्जिन रेवेन्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट से। विच द फॉलोइंग शेप आर यूज इन डिस्क्राइब द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा होगा, या तो आपका L शेप का होगा या आपका U शेप का होगा। आगे अब हम पढ़ेंगे हमारे बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस को। बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है ईपी अर्निंग पर शेयर, EPS आपको दे रखा है, एक कंपनी का EPS दे रखा है कितना, 4 रुपये, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना, 16%, ठीक है, ओके, और R है मतलब 16 और जो KE है वो कितना 12% है। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर एज पर द वोल्टर मॉडल अगर पे आउट रेशियो 40%, पे आउट रेशियो मतलब DP रेशियो कितना 40%, अगर DP रेशियो 40% है तो मतलब अगर अर्निंग पर शेयर 4 रुपये है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा DP रेशियो से तो हमारा DPS कितना आएगा 1.6 रुपीज़, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है वो बताना है व्हाट विल द प्राइस पर शेयर बताना है, मतलब आपको P0 बताना है, तो P0 का फॉर्मूला एज पर वोल्टर मॉडल क्या होगा, DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE इंटू EPS माइनस DPS अपॉन में KE, इसको मैंने पुट किया तो आंसर आएगा कितना 40। विच द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर्टिकुलेट करती है दैट द फर्म बोरो अप टू द पॉइंट, फर्म बाहर से उतना पैसा उठाएगी, वहां तक पैसा उठाएगी जहां पे उसको जो टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्स्ट्रा डेट वो एक्जैक्टली इक्वल होंगे टू द कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो यह आपका ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं, स्टैटिक थ्योरी। द प्राइस अर्निंग रेशियो जो है एक फर्म का बता रखा है आपको यहाँ पे सर्टेन इंडस्ट्री का, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो बोलते हैं फर्म का P रेशियो फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू अगर मान लो 1 है एंड इट इंक्लूड द हाईएस्ट किसमें 15.87% ऑफ द फर्म इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ट्राइलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो एक होता है डायलेमा, ठीक है, एक है ट्राइलेमा। ट्राइलेमा का मतलब जो है वो क्या होता है, जब किसी प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन आपको निकल के आते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर जो ट्राइलेमा है ना, वो जो 3 सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तो है फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल, एक है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट रखना चाहिए, और तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी आपको अपनानी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, A, B एंड C। आपको यहाँ पे बता रखा है, असर्शन में बता रखा है यूजली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करती है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट को टू अनलॉक करने के लिए इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट। ये बात सही है गलत है, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, बेसिकली अपनी एसेट्स को, मतलब उनको अगर पैसा चाहिए होता है ना तो वो क्या करेगी, अपनी एसेट को लीजिंग कंपनी को बेचेंगी और वहाँ से पैसा ले लेंगी, ठीक है। फिर बोलता है इन तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर बोलता है रीजनिंग में इन सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट कंपनी सेल करती है अपनी एसेट लीजिंग कंपनी को एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ द एसेट। ये बात भी एकदम क्या सही है, लेकिन ऊपर तो बात करें इन्वेस्टमेंट का, नीचे जो है वो बात करें किसका, एसेट की यूज का। बातें दोनों करेक्ट है लेकिन रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे टेक्निक दे रखी है, उसको मैचिंग करना है। पूलिंग टेक्निक जो है वो क्या होती है, पूलिंग के अंदर बेसिकली हम जो क्या करते हैं, होल्ड और मैनेज करते हैं कैश को बाय द एफिलिएट के द्वारा, ठीक है। जो भी हमारी एफिलिएट कंपनीज है उन सब के जो रिसोर्स है उनको मर्ज करते हैं। फाइनेंशियल हेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियस जो है वो बोरोविंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं 2 डिफरेंट करेंसी का। नेचुरल हेज के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द नंबर ऑफ कंट्री। एंड नेटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का थ्रू द लीडिंग एंड लैगिंग। टोटल रिटर्न दे रखा है इक्विटी स्टॉक का ड्यूरिंग द ईयर वाज 12.5%, ठीक है जी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इस टाइम पे वो था 3.5%। तो रियल इन्फ्लेशन रियल रिटर्न जो है वो बतानी है। अब हमको पता है, देखो वैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, इन्फ्लेशन रेट प्लस में रियल इंटरेस्ट रेट, लेकिन जब इसको मैथमेटिकली कंप्यूट करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, आपको मैंने सिखाया था 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इंटू 1 प्लस में रियल इंटरेस्ट रेट। तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है कितना 12.5%, उसको लिखूंगा तो 0.125। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.5%, इसको लिखूंगा तो 0.035, और रियल इंटरेस्ट रेट मेरे को निकालना है, कंप्यूट करूंगा तो आएगा 8.7%। दी ऑप्टिमम कैपिटल बजट जो होता है एक फर्म का, वो रिफ्लेक्ट होता है बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट। कहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल बजट किसको बोलेंगे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा जो कैपिटल बजट है वो क्या सबसे ऑप्टिमम होगा। विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन करेंसी। इंटरवेंशन करेंसी जो कौन सी होती है, इंटरवेंशन करेंसी वो करेंसी है इन टर्म्स ऑफ विच डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड, जिसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी कोटेड होती है उसको बोलते हैं इंटरवेंशन करेंसी। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन अनकॉमन फीचर ऑफ द प्राइवेट इक्विटी एंड द वेंचर कैपिटल। देखो प्राइवेट इक्विटी के तौर पे या वेंचर कैपिटल के तौर पे जो आप पैसे इकट्ठा करते हो उसको जनरली कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है कहाँ पे, देयर इन्वेस्टमेंट इज यूज फॉर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी।
डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो थी एमएम की, एमएम अप्रोच जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द डिविडेंड पॉलिसी। वो ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसका डिविडेंड पॉलिसी और उसके ऊपर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज सेट अहेड ऑफ टाइम एंड इज नॉट ऑल्टर्ड बाय चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी। द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल जो है जिसको यूज करते हैं एमएनसी टू इवैल्यूएट करने के लिए कैपिटल पर्सन डिसीजन को, वो बेस्ड है किसके ऊपर, वैल्यू एडिटिव अप्रोच पे, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिटिव अप्रोच है ये कि जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम क्या करते रहेंगे, वो उसको लगातार ऐड करते रहेंगे, उससे आपकी फर्म की वैल्यू डिपेंड होती है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या होगा, डिफरेंट जो आपकी एनपीवी है इनको अगर आप ऐड कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंट्री करेंसी, किस फैक्टर की वजह से कंट्री की जो करेंसी है ना, हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सबसे पहला हाइयर रियल इंटरेस्ट रेट, ये बात बिल्कुल सही है। हाइयर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं, अगर नॉमिनल जिस कंट्री के अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये गलत है। लो इन्फ्लेशन बिल्कुल सही बात है, हाई इन्फ्लेशन गलत है। एंड लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इससे भी हमारी करेंसी वैल्यू कम होगी, बल्कि ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा, ए एंड सी ओनली। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दे रखी है और आपको मैचिंग करना है। एमएम अप्रोच जो है वो बात करती है किसका, होममेड लीवरेज की बात करती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है ये बोलती है कि कोई भी कैपिटल टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रेड ऑफ थ्योरी जो वो बात करती है किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में। और सिग्नलिंग थ्योरी बात करती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट सिग्नलिंग के बारे में। Which of the following element cause problem in the application of the internal rate of return method while evaluate the mutually exclusive project? तो जब कभी भी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो है वो देखते हैं तो वहाँ पे मतलब आईआरआर के बेस पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कि एक के सिलेक्शन से दूसरे का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ए प्रोजेक्ट को क्या के लिए सिलेक्ट कर लिया तो बी अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो अगर आप इनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द आईआरआर, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो है जी आपका, एक तो है आपका टाइमिंग, ठीक है, अगर दोनों प्रोजेक्ट का टाइमिंग अलग अलग है, एक है 5 साल का और एक है 4 साल का। और दूसरा जो है वो है जी आपका क्या, स्केल, एक है आपका 1 लाख रुपए का, एक है आपका 10 लाख रुपए का। तो ये दोनों एक रीजन है जिसकी वजह से जो है वो कन्फ्लिक्शन राइज होगी, आप जो है वो इवैल्यूएशन ढंग से नहीं कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक है ऑफ द हेजिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, इनमें से कौन सी ऑपरेशनल टेक्निक है ऑफ हेजिंग की ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का। तो ऑपरेशनल टेक्निक मतलब बिजनेस ऑपरेशन में अपने आप ही आपका वो हेज बन जाएगा, वो है जी आपका लीडिंग एंड लैगिंग। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन एक है रीजनिंग। सबसे पहले बोलता है क्रॉस लिस्टिंग क्या होता है भाई। क्रॉस लिस्टिंग का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या, जब एक कंपनी जो है वो अलग अलग जो है वो जगह पे जाके क्या मतलब एक कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के अंदर दूसरे एक्सचेंज के अंदर भी क्या होती है, लिस्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस लिस्टिंग। तो क्रॉस लिस्टिंग इज व्हेन ए कंपनी इन वन कंट्री बिकम लिस्टेड ऑन मोर देन वन एक्सचेंज और एक्सचेंज इन अनदर कंट्री, उसको बोलते हैं क्रॉस लिस्टिंग। तो बोलते हैं अगर क्रॉस लिस्टिंग होगा ना तो उससे आपका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। रीजन इसलिए बता रहा है कि बोलता है क्रॉस लिस्टिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो ओनरशिप है वो बढ़ेगी। अगर ओनरशिप जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइसेस बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सपेंड इन्वेस्टर बेस फॉर द फर्म स्टॉक, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग प्रॉपर्ली असम्पशन में एक्सप्लेन भी कर रही है। आंसर क्या आएगा, ए। बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज ए कॉन्सेप्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक कॉन्सेप्ट है दैट मेजर द प्रॉफिट विच ए फर्म अर्न ऑन इन्वेस्टिंग ए यूनिट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड यही तो होता है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं क्या, प्रॉफिट विच ए फर्म जो एक फर्म कमाती है क्या करने में, इन्वेस्ट करने में यूनिट ऑफ कैपिटल को। फिर बोलते हैं यील्ड ऑन कैपिटल इज अनदर टर्म है जो एम्प्लॉय करते हैं टू एक्सप्रेस करने में इस आइडिया को, ये बात भी एकदम क्या सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। आंसर क्या, सेकंड। ये थे हमारे फिनांस के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे स्टैट्स के क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफायर दे रखे हैं और आपको रिसर्च डिजाइन दे रखा है, आपको मैचिंग करना है। टाइम डायमेंशन की अगर बात करें तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके जब स्टडी करते हैं। पर्पस ऑफ द स्टडी जो है ये बताएगा डिस्क्रिप्टिव, टॉपिकल स्कोप जो है ये बताएगा कौन, स्टैटिस्टिकल, एंड द डिग्री टू विच द रिसर्च क्वेश्चन हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड ये बताएगा आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कौन सा होता है, तो बोलता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट काउंट अकरेंस दैट हैव काउंटेबल, जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ के होने के चांसेस जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो फाइनाइट अकरेंस होगी, ठीक है ना। इट कंट्रास्ट विद कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वेयर आउटकम कैन फॉल एनीवेयर ऑन द कॉन्टिनम, ठीक है। कॉमन एग्जांपल जो है बाइनोमियल पॉइजन बर्नौली, ओके। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ये असाइन करता है प्रोबेबिलिटी टू ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इन ए सर्टेन पॉपुलेशन 22% बोलते हैं एक पॉपुलेशन में 22% लोग जो है वो स्मोकर्स हैं, ठीक है जी। 57% लोग जो है वो क्या मेल्स हैं और 12% मेल जो है वो स्मोकर्स हैं, ठीक है।
अब अगर एक पर्सन को हम चूज करेंगे रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो या तो मेल होगा या स्मोकर होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें स्मोकर कितने हैं 22%, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेल है टोटल वो है 57% और उसमें से स्मोकर कितने हैं 12%। अब आपको ये बताना है कि अगर मान लो किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं तो उसके स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी और मेल होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, ठीक है ना, कि या तो वो मेल होगा या स्मोकर होगा। तो देखो यहाँ पे कि मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.57, स्मोकर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.22 और ये कॉमन की जो है ये कॉमन कौन है, इनमें जो कॉमन है वो क्या है मेल स्मोकर जो वो कितने 12, तो इसको क्या कर दो घटा दो तो आंसर जो आएगा 0.67। तो इसका मतलब 67% चांसेस है कि रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन जो है वो या तो मेल होगा या क्या होगा स्मोकर होगा। आगे इन वन फैक्टर एनोवा द कंप्यूटेड एफ वैल्यू विल बी नेगेटिव, कंप्यूटेड एफ वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। किसी भी सर्कमस्टेंस में एफ टेबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम एफ की वैल्यू निकालते हैं तो वो स्केयर्ड होती है और स्केयर्ड के अंदर जो है वो माइनस साइन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं इन वन फैक्टर एनोवा द वैल्यू ऑफ द एफ विल नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ वेरियांस विच इज स्केयर्ड सम एंड दस ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दो स्टेटमेंट है, सबसे पहला फॉर ए गिवन सैंपल साइज एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू जो है ना स्टूडेंट टी ऑलवेज एक्सीड दैट ऑफ द जेड वैल्यू। ये बात एकदम से सही है। बोलता है फॉर ए गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टी इंक्रीज एज एन इंक्रीज, नहीं ये बात क्या है गलत है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपकी रॉन्ग है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, बोलते हैं अगर आपने क्या करना है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज बाय द रिसर्चर इन द लाइव नंबर समरी। तो हम किसको जो जनरली यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मीडियन को, हम यूज करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल को, हम यूज करते हैं मीन को नहीं करते, थर्ड क्वार्टाइल को एंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू को, रेंज को। अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप इन ए वेल प्लान एक्सपेरिमेंट इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो अगर आपने जो है वो क्या एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको कैसे कैसे उसके स्टेप है। सबसे पहले नंबर पे हम सिलेक्ट करेंगे रेलिवेंट वेरिएबल को जिसको अपने टेस्ट करना है, फिर हम स्पेसिफाई करेंगे ट्रीटमेंट लेवल को, फिर हम जो है वो कंट्रोल करेंगे एनवायरनमेंट के जो एक्सटेनियस फैक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो चूज करेंगे एक्सपेरिमेंट डिजाइन को और लास्ट में फिर हम लोग असाइन करेंगे सब्जेक्ट टू द ग्रुप एंड कंडक्ट करेंगे पायलट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इनमें से कौन सा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो एक तो वन ग्रुप प्री टेस्ट, ये आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। दूसरा आपका हो गया स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन करना, ठीक है, और एक हो गया आपका आफ्टर ओनली स्टडी। ये सब जो है वो क्या प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दे रखे हैं और यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट आपको जो है वो क्या काउंटर पार्ट एक बार मैचिंग करना है। फ्रीडमैन टेस्ट जो है ये है आपका टू वे एनोवा, मैन विटने यू टेस्ट टी टेस्ट से रिलेटेड है, क्रूसल वॉलिस वन वे अनोवा एंड डब्ल्यू साइन रैंक टेस्ट जो है वो है आपका पेयर टी टेस्ट। एक पॉपुलेशन जिसका मीन है 200 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 50 है। सपोज ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन, तो प्रोबेबिलिटी बताने की सैंपल मीन जो है वो ±5 होगा और द पॉपुलेशन मीन के। देखो जब कभी भी सैंपल साइज जो है वो क्या लार्ज है, यहाँ पे जो वो पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना 200 है, ठीक है। तो जब भी सैंपल साइज जो है वो क्या लार्ज इनफ होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना सैंपल मीन का वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कितना है 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 100 है, ठीक है। सपोज अगर एक रैंडम सैंपल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है 100 का, ओके, तो इसका मतलब लार्ज सैंपल हो गया। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सैंपल मीन है ना वो ±5 होगा पॉपुलेशन मीन के। तो बोलता है वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन इज विद इन ±5 रेंज में ऑफ द पॉपुलेशन मीन बिकॉज +-5 एक्जैक्टली क्या होता है 1 स्टैंडर्ड एरर। और अगर ये 1 स्टैंडर्ड एरर है तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती है द प्रोबेबिलिटी दैट द z स्कोर इज बिटवीन -1 और +1 के बीच में वो कितनी होती है 68.26%। 4 एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन द रिसर्च डिजाइन सिग्निफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्या करते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं उसको चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट हम लोग जो वो चेक करते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल पे। आगे एक बॉक्स प्लॉट होता है, इस ग्राफिकल समरी मेजर है जिसके अंदर हम जो है वो डिस्प्ले करते हैं 5 चीज़ों को, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये ग्राफ होता है जो समराइज करता है ए सेट ऑफ डेटा बाय विजुअली डिस्प्लेइंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड की स्टेटस। इसके अंदर टोटल मिलाके 5 आइटम होती है, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, मीन नहीं आएगा, क्वार्टाइल फर्स्ट आएगा, मीडियन आएगा, क्वार्टाइल थर्ड आएगा, मोड नहीं आएगा। तो आंसर क्या सी डी एंड बी।
ए पॉइंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी एक पॉइंट एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? व्हेन इट टेंड टू बिकम क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर एज अ सैंपल साइज बिकम लार्जर। बिल्कुल। टू रिमूव द ऑर्डर बायसनेस, अगर ऑर्डर जो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मतलब जो ऑर्डर बायसनेस को अगर रिमूव करना है क्वेश्चनर में, तो यूजली रिसर्चर यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिसर्चर जो है वो जनरली यूज करते हैं किसको? पाइवेट क्वेश्चंस को। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल क्वेश्चंस को वो जनरली यूज करता है। फिर फिल्टर क्वेश्चंस को वो यूज करता है। एंड जो फ्यूनल टेक्निक है उसको जनरली वो क्या करता है? यूज करता है, ताकि बायसनेस, ऑर्डर बायसनेस को खत्म किया जा सके। इन केस ऑफ टू वेरिएबल एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। y इज इक्वल टू, मतलब होते हैं ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 6c प्लस 5x। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो है 15,730 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू द एरर वो है 1530। तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन बताना है। देखो आर स्क्वायर का फॉर्मूला जो वो क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसको हमने कंप्यूट किया तो ये आ गया 0.902। तो अब बताना है अगर आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0.902 है, 903 है, तो इसका मतलब ये 1 से क्या क्लोजर है। तो ये क्या इन्फर करेगा कि 90.3% जो है, तो हम यहाँ पे इन्फर करेंगे कि डेट अबाउट 90% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम एक्स यूजिंग द रिग्रेशन मॉडल। तो ये क्या? ये गुड फिट है। इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द आउटलायर इन द डेटा सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेटर मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। तो बोलते हैं अगर मान लो आउटलायर्स हैं, डेटा सेट के अंदर आउटलायर हैं, तो कौन से टेक्निक जो है वो हेल्प करेगा क्या करने में? सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में। बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी निकालने में कौन सी टेक्निक हेल्प करेगा अपने को? एक तो अपना यहाँ पे हेल्प करेगा मीडियन, और क्योंकि मीडियन सबसे कम अफेक्टेड होता है आउटलाइन से, और एक आपका जो ट्रिम्ड मीन होता है जिसको आपने क्या किया? एडजस्ट कर लिया। ये दोनों टेक्निक आपको जो है वो बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। The problem definition process involve following step, arrange them in the logical sequence। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद में हम राइट करते हैं मैनेजरियल डिसीजन स्टेटमेंट को, फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस को, फिर हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे रेलिवेंट वेरिएबल्स को, और आखिरी के अंदर हम लोग जो है वो राइट करेंगे रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। वन फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, वन फैक्टर जो एनोवा होता है वो क्या? उस हैज लेस पावर व्हेन द नंबर ऑब्जर्व इन ईच ग्रुप इज नॉट आइडेंटिकल। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है। द जजमेंट एट्रीब्यूशन एरर इज द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द एक्सटर्नल फैक्टर एंड अंडर एस्टिमेट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड व्हेन मेकिंग जजमेंट अबाउट बिहेवियर ऑफ अदर। तो ये बात क्या है? गलत है। सेल्फ सीइंग इज द टेंडेंसी for individual to attribute their own success to internal factor while pulling the blame for failure on the external factor। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो जिसके अंदर हम जो है वो जो सही चीज़ है वो तो हम उसका हम अपने ऊपर लेते हैं, और जो गलत चीज़ है उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्फ सीइंग बायसनेस हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, सेकंड आपकी करेक्ट है। सीक्वेंस फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर सिमेट्री। सबसे पहले जो है वो क्या? सिमेट्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर सिमेट्री में सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका काई स्क्वायर हो गया, फिर आपका एफ, फिर उसके बाद में टी, और लास्ट में जो है वो क्या आएगा? जेड डिस्ट्रीब्यूशन। डैश इज द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जब इंडिविजुअल विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस और द एट्रीब्यूट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और रीच। तो वहाँ पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ना है तो पहले छोटे क्रिमिनल को पकड़ेंगे, फिर उससे पता करेंगे अगले वाले का, फिर अगले वाले का, ये तो वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। रिग्रेशन वेरिएशन दे रखे और मेजरमेंट, ये तो सिंपल सा है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है, मैचिंग कर लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके स्केल के सिलेक्शन को और उसके कंस्ट्रक्शन को जो है वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं? तो एक तो ये मल्टीकोलोनलिटी, नहीं। डेटा प्रॉपर्टी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, यस। जो हमारा डेटा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन्फ्लुएंस करती है। नंबर ऑफ डायमेंशन इन्फ्लुएंस करती है, यस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं क्या? नहीं। लेकिन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या हमको अफेक्ट करता है? यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? ए, बी, सी एंड ई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन हमारे 5 यूनिट्स के। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो डिस्कस किए, इनको अब आप जो है वो कर लीजिए, ओके। बाकी के 5 यूनिट के जो क्वेश्चन रह गए वो आप फिर अपनी अगली क्लास के अंदर जो है उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बार आप निपटा लो इसको, ओके। बाकी ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।